हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 5। 1 to 4 पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट आपका चैप्टर एंड हो जाएगा और आपकी हिस्ट्री भी पूरी की पूरी एंड हो जाएगी। मैं सारे के सारे हिस्ट्री के चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स के भी, सिविक्स के भी, जितने भी है ना, सबके सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू और पूरी बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बुक के हिस्ट्री के अलग, सिविक्स के अलग, इको के अलग, ठीक है। इन सब के अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। नहीं तो आप है ना कम्युनिटी टैब पर भी जाते रहना, वहाँ पर भी है ना मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, जहाँ पर मैं सारे के सारे लिंक आपको दे देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ओके जी, सो लास्ट पार्ट हिस्ट्री की लास्ट वीडियो, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो जी, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, मतलब जो अभी तक पूरा का पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो हमारी जो जर्मनी की आर्मी थी ना, उसने पोलैंड पर अटैक किया था, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रांस थी और ब्रिटेन थी, उसने जर्मनी पर अटैक कर दिया, फिर जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। तो ये अटैक का सिलसिला चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी हार गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। ओके, बट अभी तक हमने चैप्टर में ये नहीं पढ़ा कि जी हिटलर ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कब करा। मतलब हमें ये पता था कि हिटलर जो था वो अनडिज़ायरेबल लोगों से हेट करता था, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि उसने कितने लोगों को मरवाया, कब मरवाया, कहाँ मरवाया। तो उस चीज़ के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब याद होगा आपको कि जो जर्मनी की आर्मी थी, उसने सबसे पहले कौन से एरिया पे अटैक किया था, पोलैंड पे अटैक किया था। पोलैंड पे अटैक करने के बाद है ना, उसने वहाँ पर जो पोल्स लोग रहते थे ना, उनको बोला कि अपने घर वगैरह छोड़ दो और आप जनरल गवर्नमेंट में जाकर रहना शुरू कर दो। मैं अभी ये पढ़वाऊँगा, बट पहले नॉर्मल समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि आप जनरल गवर्नमेंट में जाकर रहना शुरू कर दो, अपने घर और प्रॉपर्टी को वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर अब आपके जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ना, जो प्योर रेस के लोग हैं, वो रहेंगे, ठीक है। और उनके बाद धीरे धीरे जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के लोग होते थे ना, मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे पोलिश लोग, उनको भी मरवा दिया, ठीक है। जो पोलैंड के अंदर जो लोग जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे ना, मतलब लगता था कि हाँ ये बच्चा जर्मन आर्यंस हो सकता है, इसके ब्लॉन्ड बाल हैं, ब्लू आइज़ है, उनको क्या किया जाता था, एक रेस एक्सपर्ट के पास भेजा जाता था और बोला जाता था उनसे कि चेक करो कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है या नहीं है। अगर ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस निकला तो इसको है ना किसी जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था कि आप इसको पालो, ठीक है। ये एक नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, ये प्योर रेस का बंदा है, ठीक है। और अगर वो नहीं मिलता था, मतलब अगर वो रेस एक्सपर्ट बोल देता था कि जी नहीं ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं है, तो उसको ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था और वहाँ पर कुछ टाइम बाद उसे मार दिया जाता था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे गैथोज और गैस चैम्बर भी इस्टेब्लिश कर दिए गए थे जनरल गवर्नमेंट के पास। जनरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर सारे के सारे हमारे पोलिश लोग रहते थे, ठीक है। और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जूस को भी मरवाया जाता था। अब आते हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। जो हिटलर था वो चाहता था कि रेशियल यूटोपिया बनाना। अब ये यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जो इमेजिनेशन में होती है। मेरे कहने का मतलब जो हमारा हिटलर था ना, वो ये चाहता था कि जो हमारा एक ऐसा स्टेट बने जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यंस हो, ठीक है। तो ये अभी उसकी इमेजिनेशन में थी, तो वो चाहता था कि ऐसा सच में हो। तो उसने क्या किया, अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज द मर्डरस रेशियल आइडियोलॉजी या आइडियल। तो उसने सोचा कि है ना ये वॉर तो चल ही रही है, तो वॉर का थोड़ा सा हम फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं कि अपनी एक रेशियल आइडियल सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। जेनेसाइड एंड वॉर बिकम द टू साइड ऑफ द कॉइन। मतलब वॉर तो चल ही रही थी और साथ में हम जेनेसाइड भी करवा देंगे, जितने भी लोग हैं ना नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को छोड़कर उन सबको मरवा देंगे। और उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप। इसका मतलब है जिस भी एरिया पर पोलैंड पर कब्जा किया था ना जर्मनी ने, उसको तहस नहस कर दिया। क्या किया उसके साथ, मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्सेड टू जर्मनी। जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न का एरिया था ना पोलैंड का, जिस पे कब्जा कर लिया था जर्मनी ने, उसको बोला गया कि आप खाली कर दो। पोल्स लोगों को बोला गया कि आप खाली कर दो, वहाँ पर जर्मन लोग रहेंगे, ठीक है। जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, प्योर रेस के लोग हैं, वो रहेंगे। आप अपना घर खाली कर दो और प्रॉपर्टी भी यहीं पर छोड़ दो। किसके लिए, जर्मन्स के लिए, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, पोल्स वर हर्ड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट। उनको बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह चराया गया कि चौ जी जनरल गवर्नमेंट में जाकर बैठो, वहाँ पर सारे के सारे अनडिज़ायरेबल लोग और आप भी अनडिज़ायरेबल हो। पोलिश लोगों को अनडिज़ायरेबल मानते थे और उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पर जाके रहो, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने पोलिश इंटेलिजेंसिया को भी मरवाना स्टार्ट कर दिया लार्ज नंबर में। इंटेलिजेंसिया नहीं, बहुत इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं ना, जो आवाज़ उठा सकते हैं, उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया कि जी अगर यही नहीं रहेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो बच्चे पोलिश बच्चे थे जो कि जर्मन आर्यंस की तरह लगते थे, उनको फोर्सली उनकी मदर से छीन लिया जाता था और उनको एक रेस एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता था। रेस एक्सपर्ट टेस्ट लेता था कि अगर वो बच्चा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का है तो उसको किसी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को दे दिया जाता था अडॉप्ट करने के लिए। बट अगर वो बच्चा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं निकलता था तो उसको क्या किया जाता था, ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, जहाँ पर कुछ टाइम बाद उसे पेरिश यानी मार दिया जाता था। ठीक है। और ये जो हमारी जनरल गवर्नमेंट है ना, जहाँ पर बहुत सारे पोलिश लोगों को रखा जाता था, उसी के पास क्या थी, एक गैस चैम्बर भी लगाया गया। ठीक है, गैटोस वगैरह, गैस चैम्बर एक ही बात है, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जूस वगैरह को मारा जाता था। ठीक है, ओके जी। तो ये किया था पोलैंड के साथ जर्मनी की आर्मी या हिटलर ने। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हिटलर ने बच्चों के साथ क्या किया, मतलब बच्चों के मन में हेट्रेड पैदा करने के लिए क्या किया, उनके मन में जूस के खिलाफ, अनडिज़ायरेबल लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए उसने क्या किया, उसके बारे में देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको ये। ठीक है, अब यूथ इन द नाजी जर्मनी। ओके, हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। जो हिटलर था उसको लगता था कि हम स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बना सकते हैं जब हम जितने भी बच्चे हैं ना उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताएं, और इसी के लिए उसने कुछ स्टेप उठाए। अब आपको डायरेक्ट आता है कि नाजी जर्मनी ने क्या स्टेप उठाए यूथ को लेकर। ठीक है, यूथ को नाजी आइडियोलॉजी सिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए। तो सबसे पहला उन्होंने स्टेप उठाया कि उन्होंने क्लेंजिंग करी या क्लेंस्ड किया और प्योरीफाई किया स्कूल को। कैसे? उसने जितने भी जूस टीचर थे और अनडिज़ायरेबल टीचर थे ना, उनको डिसमिस कर दिया स्कूल से। उनको बोला जी आप घर बैठो, ठीक है, क्योंकि अब तो वैसे हम मार देंगे आपको कुछ टाइम बाद, तो आप घर बैठो। ठीक है, और उन्होंने जितने भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे ना, उन टीचर्स को स्कूल में क्या किया, पढ़ाने के लिए बोल दिया। ओके, उसके बाद उसने, हिटलर ने क्या किया, चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, बच्चों को अलग अलग बैठने के लिए कहा गया। जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनको एक तरफ बैठने के लिए कहा गया, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको एक तरफ बैठने के लिए कहा गया। साथ ही में जर्मन एयर जूस कुड नॉट सिट टुगेदर, उनको बोला गया आप साथ में नहीं बैठ सकते। सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जूस द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट द स्कूल एंड फाइनली इन 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। अब हुआ क्या, जिन बच्चों को स्कूल से निकाला गया, पहले तो अनडिज़ायरेबल लोगों को बोला गया कि जी आप अलग अलग बैठो। अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन कौन होते थे, जूज होते थे, हैंडीकैप, जिप्सीज, उन सबको बोला गया कि जी आप अलग बैठो, जर्मनी के जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है उनसे अलग बैठो। और कुछ टाइम बाद उनको बिल्कुल स्कूल से निकाल दिया गया। 1940s के टाइम में स्कूल से जब निकाल दिया गया तो उनको गैस चैम्बर में ले जाया गया। किस लिए? मारने के लिए। समझ आ रहा है आपको? अब आप खुद सोचो अगर आपके स्कूल में ऐसा होता तो कितनी बुरी बात थी, है ना। बट ऐसा नाजी जर्मनी कर रहा था। ठीक है, स्कूल्स में सारे के सारे टीचर को हटा दिया, जो भी जूस वगैरह थे, अनडिज़ायरेबल टीचर थे, और साथ ही में जो स्कूल था उसमें बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग बैठने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, और बाद में जो अनडिज़ायरेबल बच्चे थे उनको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई आइडिया ऑफ रेस। मतलब क्या किया गया, स्कूल की बुक को दोबारा से रीराइट किया गया, दोबारा से लिखा गया, और उसमें एक रेशियल साइंस का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर वो आइडिया ऑफ रेस बताते थे। याद है ना, जो हिटलर था वो चार्ल्स डार्विन के आइडिया को मतलब तोड़ मरोड़ रहा था, और उसने ये बोला था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वही सबसे सही है और बाकी सबको मार देना चाहिए। तो यही चीज़ उसने रेशियल साइंस में भी पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को। ठीक है, और ये बोला कि किसी को मारना सही है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मर जाएंगे। तो इतनी बुरी चीज़ करी, और जब बच्चों के दिमाग में आप ऐसी चीज़ें डाल दोगे और जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो भी वही सोचेंगे। तो ऐसा ही किया हमारे नाजी जर्मनी ने। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि बच्चों को क्या सिखाया, लॉयल बनना, सबमिसिव बनना, जूस को हेट करना, हिटलर को वर्शिप करना, वायलेंस करना, और साथ ही में ये बोलना कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी कंडेम करना डेमोक्रेसी को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हिटलर क्या था, वो तो एक डिक्टेटर था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए। तो बच्चों को ये सारी की सारी चीज़ें भी बचपन में सिखाई जाती थी, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो फिर तो उनके दिमाग में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है, लॉयल, सबमिसिव, जूस को हेट करना, हिटलर को वर्शिप करना, वायलेंस फैलाना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती थी बच्चों को। साथ ही में यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट
ऑफ नेशनल सोशलिज्म, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। अब ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब एक ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जहाँ पर बच्चों को टीचिंग दी जाती थी, ठीक है, स्कूल के अलावा होते थे, क्योंकि जो हिटलर था वो ये मानता था कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों जगह बच्चों को टीचिंग देनी पड़ेगी नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी के बारे में। तो स्कूल के अंदर तो उसने क्लेंजिंग वगैरह कर दी, अलग अलग कर दिया, बाकी बच्चों को हटा दिया, बुक को री रिटर्न किया। उसके साथ उसने स्कूल के बाहर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था ना, वहाँ पर भी बच्चों को क्या सिखाया, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यानी देशभक्ति की भावना, जर्मनी के लोगों के लिए भावना जगाना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। जब बच्चा कोई 10 साल का हो जाता था तो उसको जोंग वॉक्स क्या होता है, वो भी एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही था जो 14 साल से कम बच्चों के लिए था। ये क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, 101% आता है, 1 मार्क्स में तो पक्का आ सकता है कि जोंग वॉक्स क्या होता है, ठीक है। ये एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 14 साल से कम बच्चों को लिया जाता था, 10 से 14 साल के बच्चे। और उसके बाद क्या होता था, आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगेरियस आइडियोलॉजिकल एंड द फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस। मतलब जब ये सारी चीज़ें हो जाती थी, उनको आइडियोलॉजी पढ़ा दी जाती थी, हेट को जूस मतलब जो जूस थे उनको हेट करना सिखा दिया जाता था, साथ ही में फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उसके बाद क्या था कि लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था, उनको बोला जाता था कि काम करो, ठीक है, अब थोड़ा सा सर्विस वगैरह, थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग भी करो आप, मतलब लेबर सर्विस में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। देन they have to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। उनको मतलब लेबर सर्विस से निकलने के बाद कुछ टाइम तक उनको लेबर सर्विस यानी किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाता था, समझ रहे हो ना। जब वो बच्चा छोटा होता था तो उसको स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म सिखाया जाता था, जब बच्चा 10 साल का हो जाता था तो उसको जोंग वॉक्स में भेज दिया जाता था। उसके बाद क्या था, उसको लेबर सर्विस में मतलब काम करने के लिए भेज दिया जाता था। छोटा ही होता था बच्चे, 16 साल 14 साल 15 साल की, तो उनको क्या किया जाता था, एक लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था, फैक्ट्री वगैरह में कुछ टाइम काम करने के लिए। और जब निकल जाता था, वो 18 साल का हो जाता था, तो उन बच्चों को बोला जाता था या तो आप आर्म फोर्स ज्वाइन करो, आर्मी में जाओ, या आप इनमें से किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। ये 2 चॉइस दी जाती थी बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जो हिटलर था उसने एक यूथ लीग ऑफ नाजीज बनाई थी, ठीक है, 1992 में। उसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ कर दिया, और जितने भी बाकी अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे ना, उसको सिस्टमैटिकली डिसॉल्व कर दिया और फाइनली बैन कर दिया, ठीक है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, बाकी सबको उसने बैन कर दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा उसने बच्चों के लिए किया, बच्चों के मन में नाजी आइडियोलॉजी डालने के लिए किया, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ याद कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, अब उसने मदर के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये सुनो आप कि चिल्ड्रन इन द नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट द वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द मैन। हमारी सोसाइटी इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है, मैन एंड वुमेन सब इक्वल है, बट जर्मनी के अंदर जो नाजी जर्मनी थी, नाजी पार्टी थी, वो क्या सिखा रही थी बच्चों को, ये सिखा रही थी कि जो मैन है वुमेन है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर हमने मैन और वुमेन को इक्वल राइट दिए ना तो वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा बोला जाता था नाजी जर्मनी में, ठीक है। जो लड़के होते थे उनको एग्रेसिव, मस्कुलिन, स्टील हार्टेड बनाया जाता था, और ये बोला जाता था कि आपको ऐसा ही बनना है। और जो गर्ल्स थी, अब मैं गर्ल्स के साथ वुमेन्स पे भी आऊँगा, ठीक है। गर्ल्स, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नाजी जर्मनी के अंदर गर्ल्स का या वुमेन्स का क्या रोल था, क्या करती थी वो, और कैसे उनके साथ बुरा हो रहा था, ठीक है। तो गर्ल्स वर टॉट टू बी बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। मतलब उनको बोला जाता था, जो गर्ल्स थी उनको बोला जाता था कि आपको एक अच्छी मदर बनना है, और जो प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यन है ना, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, उनको पालना है, उनको बड़ा करना है, ठीक है। गर्ल हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द जूस, लुक आफ्टर होम, टीच देयर चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। गर्ल्स को ये बोला जाता था कि आपको क्या करना है, प्योरिटी ऑफ रेस बनानी है, किसी भी जूस के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, किसी भी अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, अपने घर को संभालना है और अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है। 1993 के अंदर हिटलर ने ये बात बोली कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल द मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। एक तरफ तो 1993 में हिटलर ने ये बोला कि मेरी स्टेट के अंदर यानी जर्मनी के अंदर जो मदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़न है, बट हर मदर को इक्वल नहीं मानता था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वुमेन हु बॉर्न रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। मतलब जो लेडी, जो वुमेन
एक अनडिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी, जूस को, जिप्सीज को या हैंडीकैप वगैरह बच्चों को पैदा करती थी, उनको पनिश किया जाता था। और जो लेडी एक रेशियली डिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। रेशियली डिज़ायरेबल कौन थे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। यानी अगर कोई लेडी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पैदा करती थी तो उसको अवार्ड दिए जाते थे। कैसे अवार्ड दिए जाते थे? देखो, अगर कोई लेडी 4 नॉर्डिक आर्यन जर्मन बच्चों को पैदा करती थी तो उनको एक ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। ठीक है, 6 बच्चों को या 6 से ज़्यादा को, 8 से कम को सिल्वर क्रॉस दिया जाता था। और अगर कोई लेडी 8 से ज़्यादा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पैदा करती थी तो उनको एक गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। होता है ना, क्रिश्चियन का क्रॉस होता है, वो दिया जाता था। ठीक है, आर्यंस वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सर्वली पनिश्ड। मतलब बोला जाता था ना वुमेन्स को कि आपको जो है वो ज्यूज़ वगैरह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। अगर कोई लेडी ऐसा नहीं करती थी, ठीक है, तो उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था, मतलब हरेस किया जाता था और साथ ही में पनिश भी किया जाता था। ठीक है, तो देखो कितना बुरा कर रहा था वो लड़कियों के साथ भी। पहली बात तो ये है कि वो उनको बराबर नहीं मानता था। दूसरी बात यह है कि वो अगर अनडिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी तो उनको पनिश किया जाता था, डिज़ायरेबल को अवार्ड दिया जाता था। अवार्ड भी क्या, ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, सिल्वर क्रॉस और गोल्ड क्रॉस। ये याद रखना, कभी कभार इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा यानी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब देखो, अगर आप न्यूज़ में ये बोलोगे कि जी ज्यूज़ को मार दो, जिप्सीज को मार दो, अनडिज़ायरेबल लोगों को मार दो, तो इससे लोगों पे गलत इफेक्ट जाएगा। तो अब जो नाजी लोग थे, ठीक है, नाजी पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने ना बहुत अच्छे से लैंग्वेज का यूज़ किया, प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। ठीक है, लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखा जिससे वो बुरा ना लगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, द नाजी रिजीम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू अ ग्रेट इफेक्ट। मतलब उसने क्या किया, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जिससे लोग क्या है कि अच्छा मानते थे। नाजी कुछ गलत करती थी और उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी थी तो उसको अच्छा मानते थे। अब देखो, द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिपिक्टिव, यानी धोखेबाजी वाला वर्ड तो वो था ही था, साथ में चिलिंग भी था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नाजी पार्टी ने ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि बहुत गलत था। ठीक है, जैसे कि अब ये नाजी प्रोपेगेंडा क्या था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नाजी प्रोपेगेंडा या द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो आपको पहले तो यही 2 लाइन लिखनी है और उसके बाद ये चीज़ें लिखनी है। आप इसको लाइन वाइज भी पॉइंट पे बनाकर लिख सकते हो, मैंने ऐसा लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट, नाजी प्रोपेगेंडा क्या करता था, मास किलिंग वर टर्म्ड एट स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज। समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि जब बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मरवाने के लिए बोला जाता था ना कि जी गैस चैम्बर में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं बोला जाता था कि मास किलिंग हो रही है, ऐसा बोला जाता था कि फाइनल सॉल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सोच रहे हो कितना गलत वर्ड है। आपको लग रहा होगा स्पेशल ट्रीटमेंट यानी उनको क्या है, हॉस्पिटल वगैरह में डाला जा रहा है, बट असल में उनको मारा जा रहा था जान से। तो ऐसे वर्ड का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, और साथ ही में यूथेंशिया वर्ड यूज़ किया जाता था। जो डिसेबल बच्चे होते थे ना, उसको मारने के लिए यूथेंशिया, मतलब ये बोला जाता था कि, मतलब ये कहा जाता था कि जो यूथेंशिया बच्चे हैं ना, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको यूथेंशिया दिया जा रहा है, मतलब उनको जान से मार दिया जा रहा है। बट यूथेंशिया मतलब एक चिलिंग वर्ड लगता है, समझ रहे हो कि कुछ नहीं किया जा रहा, उनको बस ट्रीट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता था। और साथ ही में सेलेक्शन और डिफेक्शन, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता था। मतलब कहीं भी मास किलिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया जा रहा था। देखो, यही है अपनी नाजी आइडियोलॉजी और नाजी प्रोपेगेंडा, ऐसे ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। ठीक है, और साथ ही में इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल फ्रॉम द गैस चेम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को एक जगह से सुरक्षित निकालना। बट जो नाजी पार्टी थी वो क्या करती थी, लोगों को गैस चेम्बर में ले जाने के लिए इवैक्यूएशन का यूज़ करती थी, मतलब इवैक्यूएशन वर्ड का यूज़ करती थी कि जी हम इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को। बट असल में वो लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित नहीं कर रहे थे, लोगों को इवैक्यूएट करके गैस चेम्बर में ले जा रहे थे जहाँ पर उनको मार दिया जाता था। ठीक है, साथ ही में मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। जो मीडिया थी वो भी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि हमें हिटलर का सपोर्ट करना है, और वो हिटलर के लिए ही बोलती थी और उनके सपोर्ट में सब कुछ बोलती थी। और जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था ना, उसको क्या करती थी, फैलाती थी।
ठीक है, जस्टिफाई करती थी हिटलर के आइडिया को कि जी हाँ सही बात है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं और जूस होते हैं वो सेम नहीं होते, जूस को मार देना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें वो दिखाती थी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो दिखा नहीं सकती थी क्योंकि लोगों पे गलत इफेक्ट जाता। ठीक है, और साथ ही में क्या होता था, नाजी आइडिया स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। अभी लीफलेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं लीफलेट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लीफलेट्स है, मतलब एक तरह से एक लेटर होता था। तो ये देखो नाजी लीफलेट्स, तो एक लेटर की तरह होता था जहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था, हिटलर के बारे में बताया जाता था और बोला जाता था कि सपोर्ट करो लोगों को और जूस को हेट करो। ठीक है, और साथ ही में स्लोगन वगैरह, इसके साथ में स्लोगन भी था, ये देख रहे हो। ठीक है, एक स्लोगन और पोस्टर वगैरह से इन्फ्लुएंस किया जाता था लोगों को कि आप हेट करो किसके साथ, जूस वगैरह के साथ, और नाजी को सपोर्ट करो, ये बोला जाता था। ठीक है, और साथ ही में प्रोपागेंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हेट्रेट फॉर द जूस। जूस को हेट करने के लिए बहुत सारी फिल्म वगैरह भी बनाई गई, जिसमें से एक फेमस फिल्म थी जिसका नाम था इटर्नल जूस। मतलब जूस को बहुत बुरा दिखाया गया था इस पिक्चर में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बंदे को ना गलत पोर्ट्रे करोगे ना तो उसके खिलाफ हेट बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप मेरे को बार बार बोलोगे कि जी ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो मैं सोच लूँगा कि ये बंदा बुरा है। तो वैसे ही हिटलर की पार्टी कर भी रही थी। ठीक है, एक फिल्म बनाई जिसमें जूस को बहुत बुरा दिखाया। अब सारे के सारे जूस को बुरा समझते थे, कौन, बाकी लोग, सोसाइटी के लोग। और साथ ही में जो ऑर्थोडॉक्स जूस थे ना, उनको भी स्टीरियोटाइप किया गया और उनको मार्क किया गया। इसका क्या मतलब है कि बोला गया अपने बच्चों को, जी ये ऑर्थोडॉक्स जूस से दूर रहो, ये गलत लोग हैं। ठीक है, ये गलत लोग हैं, इन्होंने क्राइस्ट के लोगों को मारा था, क्राइस्ट को मारा था, ऐसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है और उनको मार्क किया जाता है। मार्क कैसे किया जाता है, उनके घर को मार्क किया जाता है, जी इनसे दूर रहो, इनकी बड़ी दाढ़ी है, थोड़ी इनकी हुक नोक है। हुक नोक यानी आगे से थोड़ी सी टेढ़ी नोक होती है, मतलब नोज़ होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे उनको मार्क किया जाता था और उनसे बोला जाता था कि इनसे दूर रहो, ये बोला जाता था। तो ये सारी की सारी थी नाजी आइडियोलॉजी, और ये सारी की सारी थी द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। ये सारा का सारा प्रोपागेंडा यूज़ करती थी हमारी नाजी पार्टी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। मतलब क्या था कि किसी बुरे काम के लिए थोड़ा चिलिंग वर्ड का यूज़ किया जाता। चिलिंग मतलब नॉर्मल वर्ड का यूज़, जैसे मास किलिंग के लिए अपना स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन जूस को मारने के लिए किया जाता था, यूथेंसिया किया जाता था डिसेबल लोगों को मारने के लिए। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को सुरक्षित निकालना, बट इवैक्यूएशन वर्ड का यूज़ वो गैस चेम्बर में ले जाकर मारने के लिए कर रहा था। और साथ ही में जो नाजी आइडियोलॉजी थे उनको स्प्रेड करने के लिए विजुअल इमेजेस, रेडियो, ठीक है, पोस्टर वगैरह का यूज़ किया जाता था हेट की तरफ। और साथ ही में जूस की तरफ हेट करने के लिए इटर्नल जूस जैसी मूवीज़ वगैरह बनाई जा रही थी, और जूस को क्या किया जाता था, ऑर्थोडॉक्स जूस को स्टीरियोटाइप और मार्क किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें करी जाती थी। डिट्टो याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आपको है ना कभी कभी दिमाग में आता है कि यार सारे के सारे लोग ऐसे थे, सारे के सारे चाहते थे कि जूस को मार दिया जाए, सारे के सारे चाहते थे अनडिजायरेबल लोगों को मार दिया जाए। तो हाँ, मैक्सिमम लोग ऐसा चाहते थे। ठीक है, देखो, मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आई एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। मतलब बहुत सारे लोगों ने अब क्या किया था, नाजी आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया था। अब वो ये समझते थे, क्योंकि नाजी जो पार्टी थी उन्होंने लोगों को इतना भड़का दिया था, ठीक है, अपनी बातें इतनी डाल दी थी, तो उनको भी लगता था कि हाँ यार सही है, जूस को मार देना चाहिए। ये समझने लग गए थे वो। उनका गुस्सा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था जब भी वो किसी ऐसे बंदे को देखते थे जो जूस की तरह लगता था। ठीक है, लोगों की बिल्कुल ही मेंटालिटी चेंज कर दी थी हिटलर की पार्टी ने। बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे थे, कुछ लोग थे जो अच्छे लोग भी थे। ठीक है, जो सोचते थे कि नाजी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने नाजी की पार्टी के खिलाफ, नाजिज़म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जबकि जो पुलिस थी उनको मार सकती थी, बट उन्होंने इसका डर नहीं रखा और उन्होंने बार बार रेजिस्ट किया नाजिज़म या नाजी आइडियोलॉजी को। ठीक है, द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड पैथेटिक विटनेस। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जर्मन, कुछ लोग थे जो हेट करते थे, कुछ लोग थे जो नाजिज्म को अपोज करते थे, बट ज़्यादातर लोग पता है क्या करते थे, वो सिर्फ आंख बंद करके जो हो रहा है होने देते थे। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। उनको डर लगता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो इसलिए दे परसीव टू लुक अवे, वो कहीं और देखना शुरू कर देते थे। मतलब जब भी जूस के बारे में बात आती थी कि इनको बचाना चाहिए, मारना चाहिए, वो इग्नोर करते थे। ठीक है, वो ये नहीं बोलते थे कि नहीं जी नहीं मारना चाहिए, बट वो इग्नोर कर देते थे। समझ रहे हो, किसी बुरी चीज़ के खिलाफ बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो, बट ऐसा नहीं हो रहा था जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर ज़्यादातर लोग अपने आप को मतलब डर के कारण अपने आप को
बचाते थे इन चीज़ों से, कहीं और देख लेते थे और बात नहीं करते थे इसके बारे में, ठीक है। इसी के बारे में एक पर्सन ने एक पोएट्री लिखी थी जिनका नाम था फॉस्टर निमोलर, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक बात बताई थी, अ रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ द प्रोटेस्ट। वो भी एक फाइटर ही थे, मतलब वो नाजी की अपोज जा रहे थे, नाजी को अपोज कर रहे थे, ठीक है। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ही रोट मूविंगली अबाउट द साइलेंस, मतलब उसने इस साइलेंस को, उन्होंने इस साइलेंस को पोयम में दिखाया। मैं वो पोयम आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ये थी वो पोयम, ठीक है। आप ये पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। देखो क्या लाइन बोली गई है इसमें, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, मतलब पहले वो कम्युनिस्ट को लेने के लिए आए, किस लिए, मारने के लिए ऑब्वियसली। वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, मतलब वो कम्युनिस्ट को लेने के लिए आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कहा जान दो, मारने दो, जो हो रहा होने दो। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, उनको मारने के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट द सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग, बट मैं क्या था, सोशल डेमोक्रेट नहीं था, तो मैंने कहा जान दो, ले जाने दो, मारने दो। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, और उसके बाद वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, बट आई वॉज नॉट द ट्रेड यूनियनिस्ट, तो मैंने उसको भी इग्नोर किया, मैं तो ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। एंड देन दे केम फॉर जूस, और उसके बाद वो जूस के लिए आए, बट आई वॉज नॉट अ जूस सो आई डिड लिटल, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जूस के लाए थे, मैं जूस भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और उसके बाद जो वो मेरे को मारने के लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, और कोई भी बंदा मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ जब वो मेरे को मारने के लिए आए। क्यों? क्योंकि मैं भी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ था, ना कम्युनिस्ट के साथ, ना सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, ना ट्रेड यूनियनिस्ट के साथ, ना जूस के साथ, समझ रहे हो। तो ये एक तरह से उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बता रहा था कि कोई भी बंदा जूस के साथ, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, ट्रेड यूनियनिस्ट के साथ, कम्युनिस्ट के साथ, अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहता था, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, उनका सपोर्ट करना ही नहीं चाहता था, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, ओके। अब इतना बुरा हो रहा था, तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जूस अपने बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर एक बच्चे को बार बार बोला जाए, अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर आप उसे बार बार बोलोगे ना, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, उसकी परफॉर्मेंस है ना गिरती जाएगी, और उसे लगता रहेगा कि हाँ यार मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता। तो वैसे ही जूस के साथ भी हो रहा था, ठीक है। वट जूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी, ठीक है। एक लेडी थी जिनका नाम था चार्लेट बैरेट, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, आ सकता है, ठीक है। चार्लेट बैरेट ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। एक बुक थी जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो जूस थे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक्चुअल में जो जूस थे वो अपने आप को भी गलत समझने लग गए थे, ठीक है। जूस देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट देम, मतलब वो खुद समझने लग गए थे, हाँ यार हम बुरे हैं, पूरी दुनिया हमें बुरा समझती है और हमें भी लगता है हम बुरे हैं। मतलब मैंने कहा ना, बच्चे का एग्जांपल दिया था, बार बार उसको बोलोगे उस बच्चे को कि आप बुरे हो, बुरे हो, तो अब वो बच्चा अपने आप को बुरा समझने लगेगा। वैसे ही जूस के साथ था, बार बार पूरी दुनिया, जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो हर जगह पोस्टर वगैरह लगा देती थी, फिल्म आ रही थी इथर्नल जूस जिसमें जूस को बुरा दिखाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ देखकर जो जूस थे वो खुद भी अपने आप को बुरा समझने लग गए थे, ठीक है। द स्टीरियोटिपिकल इमेज पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द जूस, मतलब बहुत सारी ऐसी इमेज दिखाई जा रही थी जो है ना जूस को डराती थी। क्यों डराती थी? क्योंकि उस इमेज में ना एक हुड नोज़, यानी आगे से झुकी हुई नोज़ होती थी कुछ लोगों की, ठीक है, ब्लैक हेयर होते थे, ब्लैक आई होती थी, और उनकी जो लुक्स है और उनकी जो बॉडी मूवमेंट है वो जूस की तरह दिखती थी। तो इससे है ना जूस के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार ये तो हम ही हैं, हम ही मर सकते हैं, हमें भी मारा जाएगा। दे ट्रबल दैम इवन इन ड्रीम्स, यानी उनको इतने डरावने सपने आते थे कि सपने में भी उनको कोई मार रहा होता था, ऐसी चीज़ें होती थी उनके साथ। जूस डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर, यानी गैस चेम्बर में ले जाने से पहले ही वो बहुत बार मर चुके थे। ये दिन ब दिन मरना ही होता था, डेली उनको बुरा दिखाया जाता था, वो खुद के बारे में ही बुरा समझने लग गए थे, ठीक है, सपने तक उनको बुरे बुरे आते थे। तो गैस चेम्बर में ले जाकर उनको बॉडी से निकालना, मतलब डायरेक्टली मारना, खून खराबा करना, ये तो बस एक रिचुअल रह गया था। मर तो वो बहुत पहले ही चुके थे, समझ लो, एक जिंदा लाश थे वो, आप कह सकते हो, क्योंकि सोसाइटी उनको इतना बुरा समझने लग गई थी। तो ये सारी की सारी सोच थी हमारे जूस की, यानी जूस भी अपने आप को बुरा समझने लग गए थे। और ये कैसे पता चला हमें जूस अपने आप को बुरा समझने लग गए थे? एक चार्लेट बैरेट की बुक थी, एक लेडी थी,
उस बुक का नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। 1 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला इस हॉलोकॉस्ट के बारे में। अभी हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है इसकी भी। द मास किलिंग ऑफ मिलियन ऑफ जूस बाय द नाजी रिजीम इज़ नोन एज हॉलोकॉस्ट। ये बहुत बड़े लेवल पे जो जूस को मारा जा रहा था ना, उसी को हॉलोकॉस्ट कहा जाने लगा। हॉलोकॉस्ट को अगर मैं हिंदी में बताऊँ ना, तो इसका मतलब होता है प्रलय। ठीक है, मतलब प्रलय जो आ जाता है ना, बहुत लोगों को मार दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम हॉलोकॉस्ट। ठीक है, जूस वर टेकन टू द गैस चेम्बर एंड वर किल्ड। जूस को क्या किया जाता था, गैस चेम्बर में ले जाया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो हमें कैसे पता चला इस हॉलोकॉस्ट के बारे में? ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ रिजीम। लास्ट के सालों में है ना, जो जर्मनी से ये जो बात थी कि जो जर्मनी की नाजीज़म है या जो नाजी पार्टी है वो जूस के साथ बहुत बुरा कर रही है, जिप्सीज के साथ बहुत बुरा कर रही है, अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ बहुत बुरा कर रही है, ये धीरे धीरे बात है ना दूसरे देशों में फैलती चली गई। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड जर्मनी वॉज डिफीटेड। पर ये बात बहुत ज़्यादा फैली तब जब जो जर्मनी था वो पूरी तरीके से हार गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। पता है जो जूस थे उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा नहीं जीना चाहते, हम बस वॉर के ख़त्म होने के आधे घंटे तक जीना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को अपनी दास्तां बताना चाहते हैं। ये बात आपकी बुक में भी लिखी गई है। ठीक है, वर्ल्ड केम टू नो अबाउट हॉरर्स सफर्ड बाय द जूस एंड अदर अनडिज़ायरेबल। वर्ल्ड को जब हिटलर जो था वो हार गया, जर्मन की पार्टी हार गई, ठीक है, नाजी जर्मनी जब हार गया, तो पूरी दुनिया को पता चला कि जो नाजी पार्टी है वो कितना बुरा कर रही थी जूस के साथ और अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ, कितना बुरा हो रहा था। जूस वांटेड द वर्ल्ड रिमेंबर द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग दे हैड एंडर्ज ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। मतलब जो जूस थे वो दुनिया को बताना चाहते थे और वो चाहते थे कि दुनिया याद रखे जो हमारे साथ हुआ था। ठीक है, जो नाजी किलिंग ऑपरेशन में हमको मरवाया गया था। जूस कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स, रोड डायरीज, केप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएट आर्काइव्स। मतलब जो हमारे जूस थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट किए, जहाँ पर गैस चेम्बर में ले जाने से पहले ना डॉक्यूमेंट उनके नाम वगैरह लिखे जाते थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे। ठीक है, डायरीज़ वगैरह उन्होंने लिखना स्टार्ट किया जूस ने। ठीक है, साथ ही में उन्होंने नोटबुक भी लिखना स्टार्ट किया और बहुत सारी चीज़ें थी जो आर्काइव्स वगैरह क्रिएट किए गए थे। बट वैन दे सीम लॉस्ट, यानी जब नाजी हारने लग गई थी ना, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी फंक्शनरी थी ना, जितने भी ऑफिसेस थे जहाँ पर ये जूस को मारने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह रखे गए थे, उनको उन्होंने पेट्रोल डालकर डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब जितने भी आपके एविडेंस थे ना, वो सारी की सारी नाजी लीडरशिप ने तबाह कर दिए, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर ये जो बात है पूरी दुनिया में फैली ना, तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इसलिए उन्होंने वो जितने भी एविडेंस थे वो ख़त्म कर दिए। मतलब उन्होंने बहुत सारे एविडेंस वगैरह ख़त्म तो कर दिए, बट आज भी जो हॉलोकॉस्ट की मेमोरी है ना, वो आज भी लोगों के दिमाग में बसती है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड फिक्शंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री, मेमोरियल्स, बहुत सारे म्यूज़ियम खोले गए हैं अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में, ताकि जो हुआ, जो हिटलर ने किया, जो नाजी पार्टी ने किया, वो याद रखा जा सके। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड। ये एक ट्रिब्यूट है, ठीक है, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने रेजिस्ट किया। मैंने आपको कहा था ना कि हिटलर की पार्टी ने, यानी कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया था, तो ये उनको लेकर ट्रिब्यूट है। ठीक है, एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेट, यानी जिन्होंने साथ दिया था हिटलर का, ठीक है, उनके लिए एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है ये, और साथ ही में एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने शांति से देखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखो इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। यहाँ पर कोई भी बंदा है ना, एक बंदे के साथ अगर बुरा होते हुए देखता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको जानता है या नहीं जानता, वो बीच में ज़रूर बोलता है। बट ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता था। ठीक है, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, कभी किसी के साथ बुरा हो तो ज़रूर बोलो। ठीक है, हमेशा ये नहीं देखा जाता कि रिज़ल्ट क्या निकलता है, बट अगर आप कुछ करते हो उसके बाद आपके साथ कुछ होता है तो दुनिया आपको याद रखती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पोस्टर नॉमलर का नाम बताया, उन्होंने भी वो जर्मनी के जो रिजीम थी उसके खिलाफ बोल रहे थे, बट उनको मार दिया गया। बट आज देखो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा आपको। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, डेनमार्क ने अपने जूस को निकालने के लिए इस नाव का यूज़ किया था, इस बोट का यूज़ किया था। ठीक है, और साथ ही में कुछ ऐसी इमेज दिखाऊँगा जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है आपको। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये बहुत सारे शूज़ है गैस चेम्बर के बाहर पड़े हुए थे।
ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो गैस चेम्बर के बाहर क्यों इतने सारे शूज़ पड़े थे, क्योंकि अंदर ले जाके उनको मारा जाता था। ये अपने कंसंट्रेशन कैंप हैं जहाँ पर बाड़े लगाई जाती थी, इलेक्ट्रिकल फेंसेस होती थी जहाँ पर मार दिया जाता था। कुछ लोग भागना चाहते थे, ये भी उनके कपड़े वगैरह हैं। ठीक है, तो यानी बहुत बुरा होता था। ये देखो डेस्क पे लिखा है कि दिस डेस्क इज़ ओनली फॉर आर्यंस ओनली, यानी प्योर जो जर्मन आर्यंस होता है उनके लिए होता था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना। सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी यार, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, पता नहीं अब आपसे मिलना कब हो। तो इसलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ठीक है। बाकी चैप्टर की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1400 से ज़्यादा बच्चों ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अब भी पीछे मत रह जाना, ठीक है। आप देखोगे शायद, अगर बाद में देख रहे हो आप ये वीडियो तो शायद 1400 से ज़्यादा 14,000 भी हो गए हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक कुछ वीडियो नहीं डाली, ठीक है, बट जल्दी ही डालूँगा उस पर, ओके। सो वहाँ पर आप मेरे को देख सकते हो, मेरे को जान सकते हो, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल वगैरह दबा देना, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, ओके। और साथ ही में इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक जीपी लिंक दे रखा होगा, जीपी लिंक से कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, ठीक है। वीडियो देखकर ट्राई करना, नोट्स डाउनलोड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अगर आप फॉलो करना चाहो मेरे को तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।